हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः हम सब लोग एडिटेरिया का क्वेश्चन कर रहे हैं। सेट नंबर आज होगा 26। इससे पहले हम सब लोग सेट 25 तक कर चुके हैं। आप सब लोग उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, ये 50 नंबर का सेट होता है और सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट इसमें कवर किया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सभी सब्जेक्ट के लिए ये जो है बहुविकल्पिक प्रश्न होता है। बहुविकल्पिक ये प्रश्न होता है, काफ़ी ही ये महत्वपूर्ण है। चार ऑप्शन रहता है इसमें और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख लीजिए, ऑल स्टेट पीसीएस के लिए आ गया, बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये होने वाला है। तो हम सब लोग इस वीडियो को देखते हैं, आगे का 50+ क्वेश्चन देखते हैं और 26वां सेट होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बुक भी काफ़ी अच्छा, आप सब लोग भी ये बुक लेके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 26। सेट नंबर 26 का फर्स्ट क्वेश्चन कौन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हो गया खेत, ऑप्शन बी हो गया झील, ऑप्शन सी बांध, ऑप्शन डी पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, ये पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है झील। इसमें से झील पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। 2 नंबर में कहता है पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन है। स्वपोषी घटक कौन है पारिस्थितिकी तंत्र के। ऑप्शन ए में है मृतोपजीवी, ऑप्शन बी में है अपघटक, ऑप्शन सी में पादप, ऑप्शन डी में है सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा पादप। पादप जो है स्वपोषी घटक कहलाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का। 3 नंबर में है पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। तो पराबैंगनी किरणें ऑप्शन ए में है फेफड़ा, ऑप्शन बी में है त्वचा, ऑप्शन सी में है गुर्दा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा। त्वचा जो है पारिस्थितिकी ये पराबैंगनी किरणों के लिए कैंसर का कारण बन जाता है, पराबैंगनी किरणों के कारण। नेक्स्ट है 4 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो CO2, O3, CO और N2O। बताइए इसमें से ग्रीन हाउस गैस का कौन उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर सेल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का। सौर सेल जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय होता है। 6 नंबर में कहता है जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन मक्का से बनता है, जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूलन होता है, और ऑप्शन नंबर डी में है जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से जो है जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये गलत है। उसके बाद देखिए यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का। उसके बाद जैव ईंधन मक्का से बनता है, ये भी सत्य है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी के अनुकूल करता है, ये भी सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, ये तो सही है। तो ये सही नहीं है। जैव ईंधन ऊर्जा लागत प्रभावी होता है, ये गलत है। 7 नंबर में क्वेश्चन कहता है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। तो ऑप्शन ए में है मालावी, ऑप्शन बी में है जाम्बिया, ऑप्शन सी में है केन्या, ऑप्शन डी में है तंजानिया। बताइए कहाँ है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है, कहाँ बताइए। तो 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा तंजानिया। नेक्स्ट है 8 नंबर भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होता है। तो ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में बंगाल तथा उड़ीसा। बताइए 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। ऑप्शन सी तमिलनाडु हो जाएगा। 9 नंबर में निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया,
ऑप्शन ए में इथोपिया, ऑप्शन बी में सोमालिया, ऑप्शन सी में जिबूती, ऑप्शन डी में बरमूडा। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है ये बरमूडा नहीं आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बरमूडा नहीं आता है। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सिंह के तरह यहाँ ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। 10 नंबर में है काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। तो काजू की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी जो होता है सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, मतलब अच्छा होता है लेटेराइट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी 10 का सी हो जाएगा। 11 में है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में किया गया था। 1983 में किया गया था। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आगे का क्वेश्चन है 11 का सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 12 का क्वेश्चन है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत जो होती है वो 1952 में होता है। कब होता है? 1952 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र तो ये तो सब लोग जानते हैं, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है। ऑप्शन ए में औसत दाम, बी में वर्तमान दाम, सी में समीकृत दाम और डी में स्थिर दाम। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर दाम में। स्थिर दाम पर जो है ना वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। एविल ऑफ ऑल एविल कहा था, अनिष्टों का अनिष्ट कहा था धन के निष्कासन को। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। 15 का सी हो जाएगा आंसर। 15 का सी दादा भाई नौरोजी ने कहा था। देखिए राष्ट्रीय आय देखिए एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, जीडीपी माइनस प्रत्यक्ष कर, निवल घरेलू उत्पाद प्लस निर्यात, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए राष्ट्रीय आय की गणना कैसे किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 17 का कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। तो ये मौलिक अधिकार में ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका 17 का सही आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। 17 हो गया। 18 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। बताइए सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है किसको। तो ये महान्यायवादी को सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ये देखिए 19 का क्या कहता है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है। तो 19 का आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए 84वां संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बीस नंबर का क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। ये कहता है अनुच्छेद कहता है 53 में। अनुच्छेद 53 में कहता है
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर में कहता है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर में है भारत के एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शन ए में संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के और अनुसमर्थन के द्वारा। बी नंबर में संसद में साधारण बहुमत द्वारा। सी नंबर में संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए 22 का। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा जो है नया राज्य सृजित करने का विधेयक पारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है भारत में वी.आर. मेहता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वी.आर. मेहता को कहा जाता है। तो इसका सी हो जाएगा वी.आर. मेहता। वी.आर. मेहता को कहा जाता है पंचायती राज्यों का शिल्पीकार। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार हो गया वी.आर. मेहता। अब देखिए 24 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। तो बताइए 24 नंबर में कहता है किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। तो 24 का हो जाएगा 1892 अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। 25 नंबर में है निम्नलिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है ये फ्रांस की देन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। 26 नंबर में कहता है 26 नंबर में कहता है उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण ये करवाया था राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजराज प्रथम ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। 27 नंबर में कहता है सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का था, MBT का। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य 27 का सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। 28 नंबर में कहता है सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था। तो वो जजिया कर कहलाता था। 28 का डी हो जाएगा आंसर, जजिया कर। 29 नंबर में शाहजहां के शासन काल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। वर्नियर, ट्रेविनियर, मनुची और बारबोसा। बताइए उपर्युक्त में से कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया था। तो जो शाहजहां के काल में नहीं आया था वो था बारबोसा, जो है शाहजहां के काल में नहीं आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद वर्नियर भी आया था, ट्रेवेनियर भी आया था, मनुची भी आया था शाहजहां के काल में, लेकिन बारबोसा शाहजहां के काल में नहीं आया था। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राजबेटकर के रूप में किया गया था। राजबेटकर मतलब हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया था उल्लेख। तो राजबेटकर के रूप में किसका किया गया था। तो ये जो है देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय के जो राजबेटकर कहा जाता था, देवराय द्वितीय को। 31 में है गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। तो गिरनार अभिलेख जो है ये रुद्रदामन 32 नंबर में शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन है। तो शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है पाशुपत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा,
पाशुपत जो है शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। 33 नंबर में कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद, तो मतलब 33 का इसका देख लीजिए एक बार ऑप्शन क्या है। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसमें तो 6 वर्ष तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 34 नंबर में कहता है भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, कथन किसका है? 34 में कहता है भारत में क्रांति होने वाली है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का कथन है कि भारत में क्रांति होने वाली है, हमें जल्दी से चला जाना चाहिए। 35 नंबर में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। 36 नंबर में कहता है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 36 में कहता है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर ए 36 का हो जाएगा ए, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है। 37 नंबर में गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो ये जो हुआ 37 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1937 में। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ 1937 में होता है। 37 का 38 में हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? देखिए अब साइंस का क्वेश्चन आ गया। शक्कर के मिश्रण के समय कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो ये बनता है इथाइल अल्कोहल। 40 नंबर में रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो रक्त नियंत्रण को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 में निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो जो है पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। बताइए इसमें किसमें होता है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये होता है एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? नाफ्टा, तो ऑप्शन ए में ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी में कनाडा, ऑप्शन डी में मैक्सिको। बताइए नाफ्टा का सदस्य इसमें से कौन नहीं है 42 में? तो ग्रेट ब्रिटेन नाफ्टा का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष मतलब ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? ब्लड बैंक में मिलाकर कौन सा रसायन को ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो 43 का हो जाएगा ये जो है सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो को मिलाकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो को मिलाकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन हरितगृह गैस नहीं है? तो इससे पहले भी सेट में था, तो हरितगृह गैस कौन नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइए, और सभी हरितगृह गैस है। बताइए इसमें से कौन हरितगृह गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है वो हरितगृह गैस नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 45 में है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। सॉरी उसमें बता दिए थे। तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। 45 का बी हो जाएगा। और 46 नंबर का क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है 46 नंबर में
तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। 47 नंबर में, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये हो जाएगा, एक समान चाल से चलती है तो उसे वृत्त गति कहते हैं। एक समान चाल से चलती है तो उसे वृत्त गति कहते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है पार्श्व उल्टा होता है। देखते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 49 नंबर का क्वेश्चन है, जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, बी नंबर में है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, सी नंबर में है गुरुत्व गतिज ऊर्जा और 4 नंबर में बर्नौली की द्रव गतिकी। ए नंबर में केवल 1 और 2, बी नंबर में 2 और 3, सी नंबर में 1 2 4 और डी नंबर में केवल 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का ए नंबर। इसका 49 का ए नंबर हो जाएगा, जो कि गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जल विद्युत उत्पादन। 50 नंबर का क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। ऑप्शन ए में है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी में है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 का ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इस तरह से हम सब लोग आज 50 क्वेश्चन देख लिए। अब जो है इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। सबसे पहले वास्को डिगामा ने 17 मई 1498 को किया था, वास्को डिगामा ने। नेक्स्ट देखिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है, भारत में पुर्तगाली वायसराय बना। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा बना। भारत पर ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाला फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ही था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किससे गोवा को जीता। यूसुफ आदिल शाह से जीता, 1510 में जीता। यूसुफ आदिल शाह से 1510 में जीता अल्फांसो दे अल्मेडा ने, जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। पुर्तगाल ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था। कोचीन में खोला था। पुर्तगाल ने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में खोला था। डच जो है मछलीपट्टनम में खोला था। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने का इजाज़त दी गई सूरत में जहांगीर द्वारा कोठी खोलने का आदेश दिया गया था अंग्रेजों को। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध कब हुआ। 1759 में वेदरा का युद्ध होता है। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य बॉन्डीवास का युद्ध 1760 में होता है। और मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1609 ईस्वी में आता है। 1609 ईस्वी में आता है मुगल दरबार में। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 में। 1632 में किया गया। अब देखिए, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में। 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, 1609 में ही आ गया था। अब देखिए, पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दिया 1661 में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को 1661 में बंबई दहेज में दिया गया था। उसने कैथरीन से शादी कर लिया था, पुर्तगाल के राजकुमारी से। चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1668 में। बंबई को चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1668 में। अब देखिए कुछ विदेशी कंपनी और उसका स्थापना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में ये पूछता है। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में होता है।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में होता है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में होता है। डेनिश का 1616 में और फ्रांसीसी का 1664 में होता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली का 1498 में, अंग्रेज का 1600 में, डच का 1602 में, डेनिश का 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। अब देखिए ये युद्ध ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1746 से 1748 में। और कौन संधि से समाप्त होता है? एला सापल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापल की संधि से समाप्त होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच होता है। पांडिचेरी की संधि से यह समाप्त होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है 1756 से 63 में पेरिस की संधि से, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त होता है। तो ये देख लिए। अब देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1767 से 1769 में मद्रास की संधि से समाप्त होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में होता है और यह जो संधि होता है मंगलोर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि और गवर्नर था इसमें वारेन हेस्टिंग्स। पूछता है द्वितीय आंग्ल मैसूर में गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच होता है और यह जो संधि होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसमें जो गवर्नर था कॉर्नवालिस था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो 1799 में होता है और इसमें जो गवर्नर था वेलेजली था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो गवर्नर था वेलेजली था और तृतीय आंग्ल मैसूर के गवर्नर कॉर्नवालिस थे और द्वितीय आंग्ल मैसूर के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। इसको एक बार और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वितीय आंग्ल मैसूर जो संधि होता है मंगलोर की संधि होता है और तृतीय आंग्ल मैसूर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और प्रथम मद्रास की संधि होती है। प्रथम मद्रास की, द्वितीय मंगलोर की और तृतीय श्रीरंगपट्टनम की। और द्वितीय में जो था गवर्नर हेस्टिंग्स था, तृतीय में कॉर्नवालिस था और चतुर्थ में वेलेजली था। इस तरह से हम सब लोग आज सेट नंबर 26 देख लिए। आगे का सेट इसी तरह चलता रहेगा। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।